नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और आज की इस खास चर्चा में शामिल है हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से आपको याद होगा कि 7 अगस्त को सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में एक फुल टाइम लीडरशिप की मांग की गई थी, एक ऐसे नेता की मांग की गई थी जो फील्ड पर, जो जमीन पर एक्टिव नजर आए। और ऐसे में आपको याद होगा कि पिछली बैठक में राहुल गांधी के कथित बयान का विरोध करने में सबसे आगे खुल करके गुलाम नबी आजाद सामने आए थे। इन सब के बीच सोनिया गांधी ने इस लेटर बॉम्ब के बाद रमन, जिस तरीके से कार्य समिति, संगठन और महासचिव में बदलाव किया है, उसको लेकर के क्या संदेश जाता है? देखिए, 23 नेताओं की मांग यही थी। बार बार उनकी तरफ से ये बात कही जा रही थी कि फुल टाइमर, जो फुल टाइम काम कर सके कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर, उनकी नियुक्ति हो और चुनाव के जरिए हो। उससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो। और गुलाम नबी आज़ाद बार बार ये कह रहे थे कि जिला स्तर से ये चुनाव हो, फिर राज्य स्तर पे चुनाव हो, फिर एआईसीसी के सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी 23 नेताओं की चिट्ठी लिखने के बाद, उस बैठक में चर्चा हुई थी कि एआईसीसी का सेशन बुलाया जाएगा और चुनाव होगा। लेकिन उनकी मांग को खारिज करते हुए सीडब्ल्यूसी में नई नियुक्ति हुई, महासचिव नए बनाए गए, 9 महासचिव नए बनाए गए। गुलाम नबी आज़ाद जो महासचिव थे, हरियाणा के प्रभारी थे, उनकी छुट्टी कर दी गई। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 23 नेता थे उनमें मुकुल वासनिक उनका भी दस्तखत था, जितेंद्र प्रसाद उनका भी दस्तखत था। उन दोनों नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। यानी कि आप कह सकते हैं कि उन 23 नेताओं में से कई उनका पाला छोड़कर वापस सोनिया गांधी या राहुल गांधी में आस्था जताते हुए पार्टी के साथ उन्होंने काम करने का फैसला किया और जो दस्तखत किया, चिट्ठी पे दस्तखत किया, उसे अपनी गलती मानी। बिल्कुल, लेकिन रमन, क्या ऐसा कहना सही होगा कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई आवाज़ उठाएगा या फिर ये मांग रखेगा कि हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो फील्ड पर एक्टिव रहे, कांग्रेस पार्टी की बागडोर ठीक तरीके से संभाल पाए, तो उसकी छुट्टी कर दी जाएगी, उससे उसका पद छीन लिया जाएगा? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद विपक्ष के नेता भी हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य फिर से उनको बनाया गया है। आनंद शर्मा राज्यसभा में उपनेता हैं, वो उपनेता अभी बने रहेंगे और उन्हें भी कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा भी होंगे, पहले की तरह होंगे। सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद जो महासचिव थे, हरियाणा के प्रभारी थे, उस पद से उनको हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। और ख़ास तौर पर उनके जो कुछ समर्थक या उनके साथ जिन्होंने एक लड़ाई शुरू की थी सोनिया गांधी या राहुल गांधी को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कि हर जगह चुनाव के जरिए पार्टी में लोगों का चयन हो, नियुक्ति नहीं हो, क्योंकि बार बार वो ये कह रहे थे कि जो हमें अपॉइंटमेंट देते हैं वो मेरे खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मैं तो 80 से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, इतने सारे पार्टी के अध्यक्षों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इतने सालों से मैं सदस्य हूँ। लेकिन अभी ज़रूरत है नरेंद्र मोदी या बीजेपी से लड़ने के लिए कि कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की आवाज़ सुनी जाए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगे कि हाँ, हमारी बात सुनी जा रही है और वो चुनाव के जरिए उच्च पद पे आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के उस कथित बयान का विरोध करने में गुलाम नबी आज़ाद भी सबसे आगे थे, तो क्या, और जिस तरीके का बदलाव अभी पार्टी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है रमन, तो क्या राज्यसभा का टिकट दोबारा मिल पाना क्या गुलाम नबी आज़ाद के लिए मुश्किल नहीं है? देखिए, फिलहाल तो राज्यसभा की कोई सीट खाली है नहीं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद फरवरी में रिटायर कर रहे हैं और फरवरी तक ऐसी कोई सीट खाली नहीं है। हाँ, ये बात उन्होंने कही थी कि केसी वेणुगोपाल, जिनको कि राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है राजस्थान से, उनका इस्तीफा लेकर और फिर जुलाई या अगस्त में केरला से खाली होने वाली है सीट, वहां से आप केसी वेणुगोपाल को बनाइए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद की इस मांग को कांग्रेस आलाकमान मान लेगा, क्योंकि राहुल गांधी जब से वायनाड के सांसद बने हैं और केसी वेणुगोपाल उनके काफ़ी करीबी हैं, उनको राज्यसभा दिया ही इसलिए गया था कि वो भरोसेमंद हैं राहुल गांधी के, गांधी परिवार के। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आनंद फानंद में उनसे इस्तीफा लेकर फिर गुलाम नबी आज़ाद वहाँ से चुनाव लड़ें। बिल्कुल, तो अध्यक्ष पद को लेकर के आगे क्या होगा रमन? देखिए, एआईसीसी का सेशन बुलाने की बात कही थी, लेकिन अभी जो कोविड का दौर चल रहा है, इस दौर में कोई भी पार्टी डिजिटल अपना कार्यक्रम कर रही है। ऐसे में
ये फैसला कि 6 महीने के अंदर एआईसीसी सेशन बुलाकर जो भी चुनाव की प्रक्रिया है उस चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करके और तय समय के अंदर ख़त्म किया जाए, इसको लेकर सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं सहमति बनी थी। चूँकि अभी काफ़ी कम दिन हुआ है, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त भी नहीं बीता है, इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर भी बातचीत होगी। बिल्कुल, तो क्या राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने रहेंगे इसको लेकर के? हालांकि सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी संकेत मिला था रमन। देखिए, जो बात सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि राहुल गांधी इस बार नॉमिनेटेड अध्यक्ष नहीं बनेंगे, उनको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, वो चुनाव लड़कर बनेंगे। क्योंकि एक बार पहले भी हुआ था, जितिन प्रसाद जिनको कि पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है, उनके पिता ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था अध्यक्ष पद को लेकर, और उसके बाद से अब तक ऐसा नहीं हुआ है। जो भी एक किसी के नाम पे सहमति बनती है, उमूमन सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही हैं। उनके खिलाफ सिर्फ शुरुआत में ही जितिन प्रसाद के फादर ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद से किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में राहुल गांधी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, ये संकेत मिल रहा है। अब उनके खिलाफ कौन उम्मीदवार होगा ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि गुलाम नबी आज़ाद या आनंद शर्मा या बाकी लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है, वो जरूर कोई ना कोई प्रत्याशी को खड़ा करेंगे। लेकिन रमन, इस पूरे प्रकरण में कपिल सिब्बल का क्या होगा? देखिए, कपिल सिब्बल गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा के बाद तीसरे सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, बड़े वकील हैं, और उन्होंने बिना समय गंवाए हुए राहुल गांधी पर हमला बोला था। जब सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान कुछ चैनल पे ये खबर चलने लगी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हवाले से या राहुल गांधी के हवाले से कि जिन नेताओं ने चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं उसके पीछे बीजेपी खड़ी है, उसका जवाब उन्होंने वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान ही दे दिया था। ट्वीट पर उन्होंने कहा कि इतने सालों से मैं हमेशा पार्टी के लिए चुनाव लड़ता रहा हूं, पार्टी के लिए कोर्ट में संघर्ष करता रहा हूं, और उसके बाद भी हमें कहा जाता है कि बीजेपी के समर्थन से या बीजेपी इनके पीछे खड़ी है। बाद में ये सफाई आई कि राहुल गांधी ने मैसेज दिया, कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, और फिर उन्होंने कहा कि मैं वापस लेता हूं। लेकिन जो कई अखबारों को इंटरव्यू दिया कपिल सिब्बल में, उसमें लगातार अपनी बात वो दोहराते रहे कि हमें ये बदलाव चाहिए कांग्रेस पार्टी के अंदर। इसलिए जो अभी बदलाव हुआ है उस बदलाव में कपिल सिब्बल कहीं नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद फिर भी जो उनको जिम्मेदारी थी, विपक्ष के नेता, आनंद शर्मा उपनेता, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, लेकिन कपिल सिब्बल ना तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं ना, हालांकि संगठन में बहुत ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनके पास खुद ही काफ़ी ज़्यादा काम है। इसलिए मुझे लगता है कि अब कपिल सिब्बल की क्या रणनीति होगी ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनका भी सुनने में आ रहा है कि राज्यसभा की सीट बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं बचा हुआ है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि क्या रणनीति रहती है। लेकिन रमन, जो 9 महासचिव बने हैं उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसे मिली है? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष के बाद चूंकि अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी में कोई उपाध्यक्ष नहीं है, एक वक्त था जब राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष थे, इसलिए जो महासचिव होते हैं वो सबसे पावरफुल होते हैं। इस बार 9 महासचिव बनाए गए हैं। प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, मुकुल वासनिक, तारिक अनवर, हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह, ओमन चांडी। इसमें केसी वेणुगोपाल जो कि पहले से संगठन के महासचिव थे, लेकिन उनके पास कर्नाटक भी था, इस बार कर्नाटक उनसे ले लिया गया है, सिर्फ संगठन के महासचिव रहेंगे। लेकिन रणदीप सुरजेवाला, इनको एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए ऐसा लगता है कि रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक का इंचार्ज बनाया गया है, साथ ही साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी का स्थायी सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा जो सोनिया गांधी को सलाह देने वाली कमेटी है उस कमेटी में भी रणदीप सुरजेवाला होंगे। यानी कि कह सकते हैं कि इन 9 महासचिव में रणदीप सुरजेवाला की भूमिका आगे आने वाले समय में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़कर देखने को मिलेगी। मतलब रणदीप सुरजेवाला पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रमन इस नए 9 महासचिव में से मिली है। रमन, जो नई नियुक्ति हुई है उसको लेकर के क्या संदेश जाता है? देखिए, जो हम लोगों ने अभी बात की कि चिट्ठी लिखने वाले जिन नेताओं ने मांग की थी कि कांग्रेस कार्यसमिति का चुनाव होना चाहिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं हुआ। वो नियुक्ति सोनिया गांधी या कहें कि जो मैंने अभी आपको नाम गिनाया उसमें से ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की पसंद की है। तो जो नेता
लग रहा था कि राहुल गांधी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी के बदलने के बाद पार्टी में एक नई ऊर्जा आएगी, पार्टी में और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, पार्टी के युवा अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जो निर्णय आया है उससे साफ लग रहा है कि राहुल गांधी की अभी भी पार्टी में पकड़ काफ़ी मजबूत है। एक एक निर्णय राहुल गांधी की पसंद से ही हुआ है और इसलिए जो आपने पहले सवाल पूछा था कि क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, इन्हीं निर्णय के आधार पर ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि उनके पीछे जो बड़ी फौज है वो राहुल गांधी को जरूर इस बात के लिए मना लेगी। बिल्कुल, तो देखना होगा कि इस नई नियुक्ति के बाद कांग्रेस पार्टी में कितना ज्यादा और कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, कितनी ज्यादा और भी बेहतर तरीके से कांग्रेस पार्टी उभर पाती है। इसी के साथ हम इस जो चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।